अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ बनने वाला लार्जर बेंच जो कि अब टूट चुका है, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के तरफ एतराज़ात के बाद ये लार्जर बेंच जो है वो टूटा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ये कह रहे हैं कि वो इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करते हैं और इसके साथ उन्होंने काफ़ी अहम रिमार्क्स भी दिए। वो ये कह रहे हैं कि जब तक प्रोसीजरल जो बिल है उसकी मंजूरी नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल के हवाले से उन्होंने बात की, तो उस तब तक हम जो है वो इसके ऊपर आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। इसके बाद चीफ जस्टिस ने केस की समाअत के लिए नया 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया, जिसकी आज भी समाअत हुई। आज क्या प्रोसीडिंग रही, चीफ जस्टिस के क्या रिमार्क सामने है, उस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल के आने से पहले क्या ये बेंच जो है वो तश्कील दिया जा सकता है, इसमें कानून क्या कहता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में तश्कील दिए गए ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ केस की समाअत जो है वो हुई है, उसमें आज क्या प्रोसीडिंग रही, उस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन प्रोग्राम में बात करेंगे मोदी ने जो दौरा किया है अमेरिका का, जिसमें अमेरिका पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा एक बार फिर से कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, जिसमें व्हाइट हाउस से जारी होने वाले मुश्तरका एलामिये में पाकिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ मजीद कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया है। मुश्तरका बयान में ये कहा गया है कि सरहद पार से किसी भी गिरोह की जो है वो मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना करें। कब तक अमेरिका और भारत पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करेंगे, और मुतालबा कर भी कौन रहा है? भारत, जो कि खुद इस वक्त बहुत सारी गैमगू का शिकार है। उसके साथ साथ नाज़रीन वज़ीर ख़ारजा से हवाले से बात कर रहे हैं कि अमेरिका और भारत के जो आपस ताल्लुकात बढ़ रहे हैं उससे पाकिस्तान कोई गैर महफूज नहीं है, इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं होगी। पाकिस्तान के लिए इस वक्त थोड़ा ज़रूरी है कि दुनिया की सियासत को तहम्मुल से समझें और ठहराव के साथ तवज्जो देकर इसके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्ड करना चाहिए है। इस पर ही बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगे नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर इमरान शफीक साहब, उसके साथ साथ में ज्वाइन करें सीनियर तजियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, और मेरे साथ हमेशा की तरह स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार अनवर रज़ा साहब भी। अनवर, ऐसा प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे ही कर लेती हूँ। ये मुझे बताइएगा कि आज जो प्रोसीडिंग रही है सिविलियन मिलिट्री कोर्ट में, जो ट्रायल उसके हवाले से जो प्रोसीडिंग हुई है, उसमें आज मेजरली क्या अहम रिमार्क्स जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से सामने आए हैं? बहुत शुक्रिया मारिया। देखिए, जब ये बेंच तश्कील दिया गया था और उसके फ़ौरन बाद 2 जजेस जो थे वो अलग हुए इस बेंच से, और फिर इस प्रोसीजरल बिल की तरह इसको भी मुतनाज़ा कर दिया गया। और लेकिन उसके बावजूद फिर अगर आपको याद हो कि 14 मई के वाक़े की तरह फिर जब चीफ जस्टिस साहब ने फ़ैसला दिया था और उसको मुतनाज़ा फ़ैसला करार दिया जाता था, तो उसके बाद आज फिर वही एक रवायत जो थी उसको बरकरार रखा गया और 7 रुकनी बेंच है उसने आज समाअत भी की। अब इसका फ़ैसला आना भी बाकी है। आज चीफ जस्टिस ने कहा कि बगावत पर सिविलियन का ख़ुसूसी अदालत में ट्रायल क्या हो सकता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो उन्होंने रेज़ किए। अलबत्ता उन्हें उस मामले की सेंसिटिविटी के बारे में भी गौर करना चाहिए था जो 9 मई का वाक़या पेश आया। ठीक है, हमारे मुल्क में ऐसे वाक़यात रुनमा होते आए हैं, लेकिन इतनी संगीनी और इस तरह के वाक़यात को ज़रा आपको गौर से जायज़ा उसका लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फ़ौज को अगर कमज़ोर किया जाएगा, इदारों को कमज़ोर किया जाएगा, तो इसके पीछे आपको वो मुहरक़ात और वो साजिश को तलाश करने की ज़रूरत है। हाँ, ये बात डिबेटेबल ज़रूर है कि सिविलियन के जो केसेस हैं उनको फ़ौजी अदालतों में उसको ट्रायल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन इसके साथ साथ आपके मुल्क की जो सलामती है उस पर हमें बड़ा गौर से और बड़ा ज़िम्मेदारी से बयानात भी देने चाहिए और उस पर हमें फ़ैसला करने की ज़रूरत है। आज उन्होंने जब कहा, जस्टिस मंजूर साहब ने भी इस्तफसार किया कि क्या वो किसी मुल्क में फ़ौजी अदालतें जो ख़ुसूसी अदालतें हैं उनका ट्रायल जो है वो सिविलियन जो लोग हैं उनका हो सकता है उनमें। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है जो उन्होंने किए। हालांकि ये जवाब उनके पास ख़ुद भी मौजूद है और माजी में ऐसी रवायात भी रही हैं, और जो आर्मी एक्ट है उस पर भी मौजूद है कि अगर आर्मी एक्ट के मुताबिक जो फ़ौजी अदालतों में केसेस हैं उनको प्रोसीड किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये डिबेट अपनी जगह पर, ज़ाहिर है पाकिस्तान एक सॉवरन और जमहूरी मुल्क है, उसमें ये डिबेट होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि क्या
मुल्क की सलामती इससे जुड़ी हुई है और क्या ये वाकई हकीकी मायनों में एक इंसिडेंट था या जानबूझकर इसको प्लान किया गया। तो इसको मारिया प्रोब करने की ज़रूरत है और तमाम इदारों के जो हेड्स हैं उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। इमरान शफीक साहब से पूछ लेते हैं, सर कहिएगा, जिस तरह से जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब कह रहे हैं कि वो इस बेंच को नहीं मानते हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल का फैसला ना हो वो इस अदालत को नहीं मानते, इसको आप आईनी अगर हम एस्पेक्ट से देखें तो आप किस तरह से देख रहे हैं? ये जो अलग हुए हैं दोनों जज साहिबान, ये आप दुरुस्त समझ रहे हैं? आइन क्या कहता है? ये मारिया, इसमें काजी फायज ईसा साहब के मौक़िफ़ की दो बड़ी अहम बातें हैं जो जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। एक उनका कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लिमान के मंजूर करदा किसी भी कानून को स्टे ऑर्डर जारी नहीं कर सकती। ठीक है। और ये जो स्टे ऑर्डर जारी किया गया है चीफ जस्टिस के बेंच के इख्तियारात के हवाले से बिल पर, वो गलत है। नंबर एक उनका कहना ये है। और फिर उसकी रोशनी में उनका कहना ये है कि चूंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो अभी तक कानून जो है वो इस वक्त तक मुल्की कानून है उनके मुताबिक, तो इसलिए जो भी बेंच बनने चाहिए उसकी तश्कील में मुझे और जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो उनके बाद के जज हैं और चीफ जस्टिस, 3 रुकनी कमेटी जो है वो उसकी रोशनी में बेंच बनना चाहिए, तो कानून के मुताबिक बेंच होगा। वो ये इस बेंच को वो कहते हैं मैं इन बेंचों की तश्कील को नहीं मानता जब तक कानून के मुताबिक आप बेंचों की तश्कील ना करें, या फिर जो इन केसों के हवाले से आपने कानून जो बेंचेस बना रखे हैं जो इन केसों की समाअत कर रहे हैं उन केसों का या तो फैसला कर दें ताकि उसका फैसला होने के बाद हो। तो मैं ये बुनियादी तौर पर यह समझता हूँ कि असूली तौर पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो मौक़िफ़ है वो बुनियादी तौर पर दुरुस्त है। यकीनन वकला ने उनको इस बात पर कायज करने की कोशिश की कि ये बहुत अहमियत का हामिल मुकदमा है तो आप उस पर आ जाएं, लेकिन असल में जज किसी केस का जब फैसला करता है तो सबसे बड़ी अहमियत की हामिल चीज उसका कॉन्शियस है और उसका जो हलफ है। तो इसलिए मेरा ख्याल नहीं है कि काजी फायज ईसा साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है इस पर काजी फायज ईसा साहब को कोई गलत कहा जा सकता है। ये उनकी एक राय है और जज को अपनी राय के मुताबिक ही बहरहाल कानून के मुताबिक। और देखिए एक मारिया अहमियत की हामिल चीज है जो भी बात कर रहे थे अनवर रजा साहब, वो ये है कि बहरहाल सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल रूल ऑफ लॉ है। यानी जमहूरी ममालिक में जो चीज देखी जाती है वो है रूल ऑफ लॉ। अब पाकिस्तान में ये नहीं देखना कि मुल्क की सलामती की जो जमानत चीज देती है वो रूल ऑफ लॉ देता है। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होता है, कानून की हुक्मरानी होती है, वो मुल्क जो है वो सलामती का उसकी जमानत भी होती है। अब रूल ऑफ लॉ ये है कि सिविलियन का ट्रायल क्या सिविलियन अदालतों में होना है या फौजी अदालतों में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस नुक्ते को डिटरमिन करना है वो ये नहीं डिटरमिन करना कि मुल्क की सलामती क्योंकि एक का तासुर ये बन जाए किसी भी मुकदमे में, चाहे जितना मर्जी संगीन वाकया क्यों ना हो। पाकिस्तान में सिविलियन सेटअप मौजूद है, सिविलियन अदालतें मौजूद है, दहशतगर्दी के केसों में दे सकती हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बुनियादी सवाल है वो कानून की हुक्मरानी और आइन की हुक्मरानी का सवाल है, और आइन रहेगा, कानून रहेगा तो मुल्क की भी सलामती भी रहेगी। जी ठीक है, पॉइंट टेकन। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपकी तरफ आऊंगी। ये तो फिर जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल आता नहीं है तब तक क्या तमाम बेंचेस आपको मुतनाज़ नजर आ रहे हैं? फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मारिया साहिबा, सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसे जज जो कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ से अगर ये बात आ रही है तो आप इसको आसानी से जो है वो आप इसको खत्म नहीं कर सकते, रद्द नहीं कर सकते, आप इसको सोचना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हमें ये देखना है कि फौजी अदालतों का क़याम क्या आइन के अंदर मौजूद नहीं है, तो फिर अगर आइन पाकिस्तान उसकी इजाजत देता है तो हमें उसको भी गौर करना है। तीसरी बात यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या वजह है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि जब फोरेंसिक रिपोर्ट्स को यकसर मुस्तरद करते हुए देखे बगैर, कंसिडर किए बगैर लोगों को जो है जमानतें दे दी गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद के केस की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर बाकी जगहों के ऊपर जहां जहां देखें जो वाकयात हुए थे, क्या बेहतर नहीं था कि उस टाइम पे एक मुकम्मल बेंच बनता और तमाम वाकयात की 9 मई के जो एक बैरूनी साजिश की ईमा के ऊपर किया गया था, क्या उसकी तहकीकात नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि मिनट हमने देखा सुओ मोटो तो लिए जाते हैं, लेकिन क्या वजह थी कि मुल्क में इतना बड़ा वारदात हो गई और उसका कोई नोटिस नहीं लिया गया। अब देखें, यहाँ जज साहिबान को बाकायदा आप मेरे छोटे भाई का लफ्ज
इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कैसे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं? आप फ्लोर ऑफ द जो कोर्ट है उस पे ये बातें नहीं करते। आप ये देखें कि अभी मुझे मालूम है, मेरे एक जानने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ अभी 2.5 साल हो गए हैं, उनके अभी जो उनकी सुनवाई नहीं हुई। अगर यहाँ ये हो रहा है कि आप रात मुलाकात करते हैं, आप तन्हाई में मुलाकात करते हैं और उसके बाद जो है वो आपका जो है वो मामला जो है वो देखा चला जाता है। तो ये सारी बातें जो हैं ये बड़ी खतरनाक हैं। इसकी बुनियाद की वजह से फिर मजबूर हो जाता है कि फौजी अदालत क्यों बनेगी। फौजी अदालतें कोई शौक नहीं होता बनाना, फौजी अदालतें मजबूरी होती हैं। हमें यह भी देखना है कि हमारी जुडिशरी का इस टाइम पे क्या नंबर है दुनिया के अंदर। 140वां नंबर तो पहले था, अब जो नया इसमें फिगर्स आ रहे हैं जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो आपको 148वें पे लेके जा रहे हैं। तो फिर ये भी वजूहात हैं जो सामने रखनी पड़ेंगी। आप ये भी देखें कि मेमोगेट स्कैंडल हुआ, मेमोगेट स्कैंडल का क्या नतीजा निकला वो आपके सामने। उसके बाद वो हुसैन हक्कानी साहब को यहाँ से जाने दिया, तो किसने जाने दिया था? मैंने और आपने तो नहीं जाने दिया था, जबकि उस वक्त के सिटिंग आर्मी चीफ और DGISI जो थे उन्होंने बाकायदा एफिडेविट दिया हुआ था। तो यहाँ बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी इसके अंदर गंभीर बातें हैं। हमें ये भी माजी में याद है कि अभी एक पार्टी के सरबराह को उसके आने वाले जराइम जो थे उसके ऊपर भी इस्तिस्ना दे दिया गया। तो फिर आप ये कहें कि जी फौजी अदालतों के अंदर क्या माजी की हुकूमत में 25 लोगों को सजा नहीं हुई? क्या माजी के अंदर जो वजीर आजम थे क्या वो इस बात के ऊपर बाकायदा उनका इंटरव्यू मौजूद नहीं है कि जिसके अंदर वो कहते हैं कि फौजी अदालतों की जस्टिफिकेशन की बात करते हैं? मैं यहाँ मकसद ये नहीं है, अगर आपकी अदालतें आम आदमी को सिविल जो बिल्कुल मैं इत्तफाक राय रखता हूं अपने मौजूद जो हमारा पैनल है, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि अगर वहां से नहीं मिल रहा तो फिर उसका क्या मुतबादिल होगा? अब्दुल्ला गुल साहब, आपका कहीं कहने का मकसद ये तो नहीं कि क्या जब इंसाफ से पहले पता चल जाए कि अदालतों का रुख किस तरफ है, शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि आपको पता हो कि एक तकसीम तो अपनी जगह पर मारिया, लेकिन जब आपको ये पता हो कि शायद इस केस का फैसला ये हो सकता है और आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, इस बुनियाद पर शायद इस तरह किया गया, या कोई और इसकी वजह हो सकती है? नहीं जी, बिल्कुल। आप मतलब क्या आपको नहीं मालूम? क्या हम ये नहीं देखते कि जो लिफाफा देख के जो है खत की इबारत नहीं पता चल जाती, इसके सुबह कौन होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा? ये जो अब देखे ना, 9 मेंबर के अंदर तमाम के तमाम जितने भी बड़े बड़े केस आए और बड़ा बारेला हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद जस्टिस काजी फाइज ईसा को उसका हिस्सा नहीं बनाया गया। फिर एक अचानक जो है वो सुबह वो खुद बोल रहे हैं, जस्टिस साहब वो जो बोल रहे हैं वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो तो मेरे और आप इस पे बहस नहीं करें। लेकिन मसला ये है कि यहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को बाकायदा खुलेआम छुट्टी मिल रही है और वो इतनी जिसको कहते हैं ना मादर पिदर आजादी है कि जो मर्जी। हमने क्या ये नहीं देखा कि बाकायदा जो हाजिरी है वो गाड़ियों में लगी है? क्या ये पहले कभी पाकिस्तान की तारीख में देखा आपने? क्या आपने पाकिस्तान की तारीख में देखा कि रात गए तक जो है अदालतें खुली हों, किसी के इंतजार में बैठी हों? क्या आपको हकीकत ये नहीं पता कि एक अदालत के अंदर जब आदमी जाता है 8 बजे का टाइम होता है, 10 बजे अगर वो ना पहुंचे तो उसके खिलाफ जो है बाकायदा उसके वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाते हैं। लेकिन हमने यहाँ जो है ये भी देखा कि बाकायदा अभी तो जो एक पार्टी के सरबराह थे उन्होंने दरखास्त ही नहीं जमा कराई और उनको जो है उनकी जो दरखास्त थी वो कबूल कर ली गई, अभी लिखी नहीं है तो उनको जो है कबूल कर लिया। ये कहाँ का मतलब समझ नहीं आता। ऐसे बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं। ऐसा पॉइंट जो मेनली जो चीफ जस्टिस साहब ने भी उठाया कि केस में कौन से सिविलियंस की बात हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। इमरान साहब, आप क्या समझते हैं? ऐसे तो सिविलियंस वो भी कंसिडर किए जाते हैं जो अफसरान रिटायर्ड होते हैं। इसके साथ साथ जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो क्वेश्चन रेज किया, उन्होंने ये भी कहा कि फौज ये कैसे फैसला करती है कि फलां बंदा आर्मी एक्ट के तहत हमारा मुल्जिम है? तो ये सब चीजों की डेफिनेशन भी तो रिक्वायर्ड है। जी बिल्कुल। इस केस में जो पिटिशनर्स हैं उनकी तरफ से ये सवालात उठाए गए हैं कि ये इस केस में एक तासुर बड़ा आम है और वो ये है कि पिक एंड चूज का मामला किया जा रहा है। यानी और ये उस केस के बारे में उन पिटिशनर्स के दलाइल में ये चीज शामिल है कि इसका कोई क्राइटेरिया कानून में मुतय्यन नहीं किया हुआ। क्या सर्कमस्टांसेस होने चाहिए, ये चीज की क्लैरिटी होना जरूरी है।
ये क्लैरिटी होना जरूरी है। यानी हमारे इस कानून में अब वो जिन लोगों के नाम लिख के अदालत में, दहशतगर्दी की अदालत में फाइल करते हैं कि इन लोगों की कस्टडी हमारे हवाले कर दी जाए, तो अदालत जो है वो उनकी कस्टडी उनको दे रही है कि जिनको आप रिक्वायर कर रहे हैं आपको मिल जाएगी। लेकिन उसका क्या ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, उसके लिए क्या एविडेंस रिक्वायर्ड है, क्या वो पैरामीटर्स हैं जिनको फॉलो करना है, किन लोगों को लिया जा सकता है, किन को नहीं लिया जा सकता, ये सारी चीजें जो है ये बिल्कुल इनका कोई मंजर आम पर ये चीज नहीं है, और ना ही अदालती रिकॉर्ड के अंदर ये चीज है, ना ही जिन लोगों की कस्टडी मांगी गई है उनके हवाले से अदालतों को ये बात बताई गई दहशतगर्दी की कि इनको हम जिनकी कस्टडी ले रहे हैं वो किन बुनियादों पर ले रहे हैं, और जिनकी कस्टडी नहीं लेना चाहते, जिनको छोड़ रहे हैं, वो किन बुनियादों पर कर रहे हैं। तो यकीनन ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जरूर सवाल आएगा, क्योंकि इसके पीछे जो भी इकदाम आप करते हैं उसके लिए डिस्क्रिशन जो आप इस्तेमाल करते हैं वो उसके पीछे कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है, कोई ना कोई मेरिट होता है। So correct me if I'm wrong, इमरान साहब correct me if I'm wrong, बट इसका जवाब ब्रेक के बाद आपसे लूंगी कि आपकी बात से मुझे लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि पिक एंड चूज किया जा रहा है कि किसको किस केस के तहत जो है वो आगे उसकी प्रोसीडिंग करनी है। तो ब्रेक के बाद मैं इस पे आपका जवाब लूंगी। नाज़रीन साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान साहब आपसे वहीं से कंटिन्यू करूंगी ब्रेक से पहले जहां पे हमने पॉइंट एंड किया था कि आप ये कह रहे हैं, आपकी कॉन्वर्सेशन से मुझे लग रहा है कि पिक एंड चूज किया जा रहा है कि किसको सिविलियन ट्रायल के थ्रू गुजारना है, किसको फौजी अदालतों से गुजारना है। दिस इज व्हाट योर पॉइंट वाज। जी बिल्कुल मारिया, मेरा यही पॉइंट है। मैं यही कहना चाह रहा था कि देखिए ना, अभी तक तो ये बात सामने नहीं आई कि उन्होंने क्या क्राइटेरिया बनाया है जिसकी बुनियाद पर वो किसी को मिलिट्री ट्रायल के लिए उसको तलब कर लिया जाता है, और कौन है जिनका सिविलियन अदालतों में होता है। आपने महसूस किया होगा कि बहुत से बड़ी तादाद में पीटीआई के लीडरान हैं जिन्होंने इस अरसे में टीवी पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात का हमें अफसोस है और हम जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं। उन तमाम लोगों के बारे में ये तासुर था कि उनके हवाले से स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद थी कि वो 9 मई के जो वाकयात हैं उनमें अपनी टेलीफोन कॉल्स में जियो फोरेंसिक के जरिए और अपनी लोगों को परसुएड करने में, पुश करने में, उसको पूरे मैनेज करने में वो लोग शामिल थे। लेकिन जब उन्होंने आके टीवी पर इंटरव्यू दे दिया और उसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया, तो अब वो जो है वो उनके ट्रायल के हवाले से बिल्कुल खामोशी है और वो उनको किसी केस में शामिल भी नहीं किया जाता। हालांकि इससे कम एविडेंस हो सकता है बाकी लोगों के बारे में हो, लेकिन उनका मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, तो ये कोई पैमाना नहीं है। कानून इस तरह नहीं फंक्शन करता, न ही क्रिमिनल ट्रायल इस तरह फंक्शन किया करता है। क्रिमिनल ट्रायल लड़ने का एक ही तरीकाकार है और वो ये है कि आप सबको बराबर अंदाज में आप लेकर चलेंगे। अगर आप बराबरी की बुनियाद पर, इक्वालिटी की बुनियाद पर अगर क्रिमिनल्स को, अगर इन तमाम 9 मई के वाकयात के लोगों को अगर क्रिमिनल कहा जाए जिन्होंने दहशतगर्दी का इर्तिकाब किया है, अगर इनको एक ही नजर से नहीं देखेंगे और कानून एक ही तरह सबके लिए लागू नहीं होगा, तो अदालत ये सबके लिए एक ही कानून जो है वो लागू होना चाहिए। पॉइंट टेकन इमरान साहब। मैं चूंकि वक्त कम है तो सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब फ्लोर ऑफ द हाउस में इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, ये जरा आप खुद सुने फिर हम इस पर बात करते हैं। जी अनवर रज़ साहब वो ये कह रहे हैं कि पहले से यानी कि बात तय थी, चीफ जस्टिस साहब को पहले से इन्फॉर्म किया गया था, उसके बाद ये तमाम प्रोसीजर जो है वो किया गया है, तो मतलब ये तयशुदा मामला था। देखिए मारिया, मुल्क के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ये इल्ज़ाम आयद किया और उन्होंने पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की है कि ज़मान पार्क में पहले पीटीआई के चेयरमैन को 2 पिटिशनर जो हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ हसन साहब, उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात की। चूँकि उनके इस इल्ज़ाम के बाद ये लगता है कि ये सारा प्री प्लान था अगर उनकी गुफ्तगू से ये सोचा जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब 2 जजेस साहिबान इस बेंच से अलग हुए तो इन दोनों वकला में से किसी के एक मुंह से निकला कि हमने तो आपको पहले कहा था कि फुल कोर्ट बना दिया जाए। तो इससे राना सनाउल्लाह के मुताबिक ये साबित होता है कि ये प्री प्लान था। लेकिन इसको अपनी जगह पर रखिए, इसको भी मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के वज़ीर दाखिला अगर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इस पर भी तहकीकात होना चाहिए, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं, आप मुल्क की तकदीर से खेल रहे हैं। आपको 9 मई के वाक़यात को मामूली वाक़यात नहीं हैं।
इसको पोलिटिसाइज करना या इस पर आपने अपनी सियासत करना, ये हरगिज एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखिए ये डिबेट अपनी जगह पर मौजूद है और होती भी रहेगी। हम एक जमहूरी मुल्क हैं, इसमें फौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसको बिल्कुल इमरान शफीक साहब ने ठीक कहा, ये आइन और कानून के मुताबिक इसको प्रोसीड करना चाहिए और हो भी रहा है। जी, हो सकता है जो दो जजेस इस बेंच से अलग हुए हैं वो भी फौजी अदालतों के हक में ना हों या हों, ये भी उनकी राय अपनी जगह पर। लेकिन क्या हमें ये सोचना नहीं होगा कि इस तरह, जिस तरह आपको याद होगा कि 14 मई का जो डिसीजन दिया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वो भी मुतनाज़ा करार दिया गया और उस पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो अगर इदारे इस तरह फैसले देते रहेंगे और उन पर अगर अमल दरामद नहीं होगा तो इससे जो सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम के साथ साथ इंसाफ का कत्ल तो अपनी जगह पर, लेकिन आपके मुल्क का जो आइन और कानून है वो कहाँ पर स्टैंड करेगा। अगर मुल्क की हुक्मरानी नहीं होगी, आइन और कानून को बालादस्त नहीं समझा जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह ही खेल खेला जाएगा। देखिए जिस तरह पहले से ये तय, मैंने आपको पहले भी कहा था कि 9 मई के वाक़यात से कबल बहुत सारी चीज़ें जो थी वो रिकॉर्ड का हिस्सा, सिर्फ उसका इंतज़ार किया जा रहा था कि कोई ऐसा मौका आए जो कि पीटीआई को ट्रैप किया जाए। और पीटीआई ने अल्हम्दुलिल्लाह, पहले ही आपने देखा होगा उनके चेयरमैन ने बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल जो गलतियां थी वो की, उनको भुगतना भी पड़ी। और 9 मई को उन्होंने पहले कहा था कि अगर मुझे अरेस्ट किया जाता है तो फिर आपको फलां शहर में इस जगह पर अटैक करना है। वो जिस तरह वॉइस रिकॉर्ड की गई, वीडियो जी रिकॉर्ड की गई, साहब कह रहे हैं ये भी प्लान था। देखिए इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल तहकीकात तो होनी चाहिए, उसे तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है। अब्दुल्ला साहब, आप जो राना सल्लल्लाहु साहब बात कर रहे हैं, कितना इत्तेफाक करते हैं? ये तयशुदा मामला था या अगर लार्जर बेंच बन रहा है या फुल कोर्ट बेंच बन रहा है, असल मामला हल होना चाहिए, चाहे वो फुल कोर्ट बेंच बन रहा है, चाहे वो 9 रुकनी बेंच बन रहा है, चाहे 7 रुकनी बेंच बन रहा है। जो जस्टिस काजी फायजीसा ने बड़ा वाज़ेह कहा कि मुझे इसकी तश्कील के ऊपर एतराज़ है, और क्योंकि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं आता तब तक जो है ये बेंच नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसके अंदर जो केस है मैं उसके कोई मुखालफत कर रहा हूँ, पहले तो ये बड़ा वाज़ेह है। दूसरी बात यह है कि हमें ये देखना है कि मुल्क में इंसाफ, चाहे वो फौजी अदालतें करें चाहे वो सिविल अदालतें करें, इंसाफ होना चाहिए। ये जो वाक़यात 9 मई के हैं ये मामूली नहीं है। मुल्क में बाकायदा आपने एक जंग का आगाज किया और पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। पूरी दुनिया के अंदर आपने पाकिस्तान का इमेज टार्निश किया और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से आपने देखा बसों के ऊपर, वैगनों के ऊपर बाकायदा पाकिस्तान की न्यूयॉर्क में और बरतानिया के अंदर तशहीर की गई, बाकायदा इश्तिहार चला के वो एडवर्टीजमेंट की एक कैंपेन मिलिशियस लॉन्च की गई। ये क्या था? ये कौन कर रहा है? ये किसकी इजाजत है? क्या आज हॉलोकॉस्ट के ऊपर या कोई आज हम क्वीन के हवाले से इस किस्म की कोई कैंपेन क्या बरतानिया में इजाजत देंगे? क्या हम कर सकते हैं? क्या इस कश्मीर के हवाले से जो मजालिम ढाए जा रहे हैं क्या हम उसको इस तरीके से एडवर्टाइज कर सकते हैं? इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है। आप समझें इस बात को कि इसके पीछे बाकायदा एक साजिश थी जो कि गैर मुल्की साजिश उसके साथ जुड़ी हुई। अब जो यहाँ बात हो रही है कि जो अगर एक तरफ जिस तरीके से अभी हमारे मौजूद साथी ने कहा कि इंसाफ के म्यार जो है बरकरार रखने चाहिए और ये देखना चाहिए कि पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, तो क्या पिक एंड चूज जो है बड़ी अदालतों में भी ऐसा हमने देखने में आया है या नहीं आया? क्या हमने नहीं देखा कि लोगों को जो है पिक एंड चूज किया गया? क्या दूसरों के लिए भी यही कानून था? क्या हमने बाकी जितने भी लोग इनके साथ जुड़े थे या माजी के जो हुक्मरान थे उनके साथ भी ऐसा ही इम्तियाजी सलूक किया गया था? तो ऐसा इम्तियाजी सलूक नहीं देखने में आया। तो मैं मानता हूं कि कुछ इसके अंदर मिस्टेक्स हैं। हमें कोई भी इम्तियाजी सलूक, चाहे वो फौजी अदालतों के हवाले से हो चाहे वो सिविल अदालतों के हवाले से हो, वो नहीं होना चाहिए। 9 मई के किरदार चाहे उसमें मैं ही क्यों ना शामिल हूं, बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए अगर मेरे खिलाफ एविडेंस है। और वो एविडेंस की बुनियाद जो है वो बुनियाद है आपकी फोरेंसिक की, वो एविडेंस की बुनियाद है आपकी जियो फेंसिंग की, वो एविडेंस की बुनियाद है आपकी तमाम सोशल मीडिया के रिकॉर्ड की, वो आपका जो एविडेंस है वो फिंगरप्रिंट्स के साथ है, वो एविडेंस जो है नादरा के रिकॉर्ड के साथ शामिल है। पाकिस्तान के पास बहुत जदीद नादरा का सेटअप है। पूरी दुनिया हमसे जो है इस बात पे मुतासिर है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में एविडेंस बहुत मौजूद है, लेकिन ये बात हकीकत है कि हमारी अदालतें जो हैं काश के वो उस अंदाज के अंदर 9 मई के वाकयात को लेती जिस तरह से लेना चाहिए था। तो आज फौजी अदालतों का कोई आपको दूर दूर तक नजर नहीं आता। लेकिन
ये भी देखिए कि अदालतों के चीफ जस्टिसों से अलहदा में मुलाकातें करना और उनके साथ जो है जिस तरीके से हमने ये भी देखा कि गुड टू सी यू भी देखा, हमने जो है वो उनके लिए अच्छे अच्छे अल्फाज भी देखे, उनको जो है वो बाकायदा सरकारी गेस्ट हाउस में भी ठहराया गया। तो ये चीजें जो है ये भी अनहोनी थी। ठीक है इमरान साहब, जिस तरह से अभी अब्दुल्ला साहब बात कर रहे हैं कि ये दोहरा मयार नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी के बेस पर हमें चलना चाहिए। अगर ये 9 मई के वाकयात को प्रॉपरली हैंडल कर लिया जाता तो आज फौजी अदालतों का इस तरह से बीच में उनको लेकर आना, उसके ऊपर डिस्कशन करना कि जो वाकया हुआ उसको सिविलियन कोर्ट में लेके जाना है या फौजी अदालतों में लेके जाना है, तो ये बहस ही ना छिड़ती। सो मतलब आइन है, कानून है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे और किस तरह से करनी है। इस गैप को कैसे फिल किया जा सकता है? देखिए मारिया, बुनियादी तौर पर अदालतें तो इसीलिए बनती हैं कि कोई वाकया होता है तो उस वाकये पर एक्शन लेने के लिए, जो कानून इसीलिए है कि वाकयात की रोकथाम की जाए, हुकूमतें इसीलिए हैं कि उसका सदेबाब कर सकें। अब अगर जहां होता यही है कि जब लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं और कानून को जब कोई हाथ में लेके किसी जुर्म का इर्तिकाब करते हैं तो बहरहाल रियासत की जिम्मेदारी है कि मुजरिम को सजा दे, और जितना जुर्म हुआ है उस जुर्म की जो सजा कानून में मुकर्रर और मुतय्यन की गई है वो मुकर्रर और मुतय्यन सजा उन कानूनी पैमानों के मुताबिक दी जाए। और यकीनन सजा देते वक्त आपने लोगों के बुनियादी हकूक की हक तलफी नहीं करनी होती, और सजा देते वक्त आपने हर किसी को फेयर ट्रायल का राइट देना है। अब फेयर ट्रायल का राइट इस बात का तकाजा करता है कि जिस अदालत में ट्रायल किया जाए वो ओपन कोर्ट हो, वहां शहादतें भी ओपन अंदाज में आए, वहां जिरा भी ओपन अंदाज में हो, लोगों को उनकी एलिगेशंस का भी पता हो। मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो जिस पस मंजर में बनाई जाती हैं और जिस निज़ाम के लिए और डिसिप्लिन के लिए बनाई जाती हैं वो फौजी निज़ाम है, वो एक अलग निज़ाम है। यकीनन पाकिस्तान के कानून में इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि सिविलियन का मखसूस हालात में फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है, लेकिन वो मखसूस हालात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। अब इस केस में ये जानना जरूरी है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की क्या खिलाफ वर्जी हुई है। यकीनन दहशतगर्दी हुई है, यकीनन जलाओ गिराओ आग लगाई गई है, कानून को हाथ में लिया गया और उनको सख्त सजा भी होनी चाहिए, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट यानी जो अब किसी जगह से अगर आप मोर लेकर जा रहे हैं तो यकीनन वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं है। आपने ये जायजा लेना है कि किस नीयत के तहत लोग गए थे, उन्होंने कौन से रास्ते जो गैर मुल्की लोगों को पहुंचाने थे, जिनको अफशां करना था, और उनके जरिए उन्होंने क्या मकासद हासिल करने थे। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त कहा है कि इसका भी जायजा लेने की जरूरत है कि क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अगर कोई जुर्म हुआ है तो उसकी इंक्वायरी क्या की गई है, उसकी तहकीकात क्या होगी। इमरान साहब, अगर हमने इंटेंशंस देखना शुरू कर दी तो इंटेंशनली तो बहुत सारे लोग एक्ट या क्रिमिनल एक्ट करना नहीं चाहते, हो जाता है, बट सजा तो फिर दी जाती है ना, बिकॉज अदालतें फिर एक्ट को देखती है ना कि इंटेंशंस को। नहीं मारिया, क्रिमिनल एक्ट में ना दो उसके अज्जा होते हैं, एक है उसका एक्टस रिया और दूसरा है मेंस रिया। मेंस रिया कहते हैं उसकी इंटेंशन क्या थी, उसकी नीयत क्या थी, मुजरिमाना नीयत थी। देखिए ना, एक शख्स गाड़ी चला रहा है और एक्सीडेंट हो जाता है और बंदा मर जाता है, और एक बंदा जानबूझ के किसी को कत्ल कर देता है। इन दोनों में फर्क है, सजा में भी फर्क है, जुर्म की नौयत में। इमरान साहब ये इमरान साहब ये नीयत नहीं थी मारने की, लेकिन एक्सीडेंटली आपने मार दिया, लेकिन ये एक्सीडेंटली तो नहीं हुआ ना। मैं वही इमरान साहब, मैं ये भी कह रहा था कि ये जो बहुत सारी चीजें 9 मई के वाकयात से पहले चीजें टैप हुई और रिकॉर्डिंग मौजूद थी, इसको आप किस नजर से देखते हैं? बिल्कुल, ये रियासत ने मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया है। यकीनन अगर ये चीजें जिन लोगों के इल्म में थी कि ये 9 मई से पहले ऐसे वाकयात करने जा रहे हैं, तो यकीनन अगर आपको पता चल जाए कि एक रियासत के खिलाफ एक कॉन्स्पायरेसी हो रही है और रियासत के खिलाफ एक जुर्म करने के लिए मंसूबा साज जमा हो चुके हैं और वो कोई मंसूबा साजी कर रहे हैं, तो उसको पहले रोकना कानून नाफिज करने वाले इदारों का ये जिम्मेदारी बनती है, फर्ज बनता है। और यकीनन अगर जुर्म हो जाए तो उसके बाद मुजरिमों को सजा देना भी हमारा फर्ज बनता है। रियासत इसी तरह चलती है, लेकिन सजा किस फोरम में देनी है ये एक सवाल है जो इस वक्त पाकिस्तान में अलमिया बना हुआ है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आज इस सवाल को हल ना किया गया तो आज मिलिट्री कोर्टों ने इनका ट्रायल कर भी लिया, इनको सजाएं भी दे दी गई।
आखिरकार इनके मुकदमात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और बुनियादी सवाल फिर कल यही खड़ा होगा कि क्या मिलिट्री कोर्ट ने सजा इनको जो दी है वो उसका दायरा इख्तियार था कि नहीं। और 3 साल बाद ये मुकदमात दोबारा सुप्रीम कोर्ट कह देगी या हाई कोर्ट कह देगी कि ये गैर कानूनी ट्रायल किया गया था, गैर आईनी ट्रायल किया गया था, इसलिए तमाम मुल्ज़मान को बरी किया जाता है। इसलिए आप ऐसी जगह पर उनका ट्रायल करके, जहां उनका ट्रायल नहीं बनता, ट्रायल करके बुनियादी तौर पर आप हो सकता है मुलजिमों को फायदा दे रहे हो। एक जल्दबाजी में एक बड़ा काम तो आप करना चाहते हैं कि हम मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन उस जल्दबाजी के तहत आप अगर दहशतगर्दी इमरान साहब ब्रेक का टाइम है, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन दोनों मौजूद में हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम देने के लिए, इमरान शफीक साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को आपने टाइम दिया। ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करेंगे अमेरिका का एक बार फिर से डू मोर का मुतालबा क्यों। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अनवर साहब, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त अमेरिका के दौरे पर मौजूद है, जहां पर एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ अमेरिका और भारतीय उनका, जिसमें उन्होंने कहा गया कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी को जो है वो ख़त्म करने के हवाले से जो है मज़ीद कार्रवाइयाँ पाकिस्तान से दरकार हैं। ये कौन मुतालबा कर रहा है और क्यों मुतालबा कर रहा है? मतलब लुक हु इज टॉकिंग, मोदी साहब वो लोग मुतालबा कर रहे हैं जिनसे खुद अपना मुल्क तो संभाला नहीं जा रहा। कितनी मुज़ायका खेज़ बात है मारिया। अमेरिका और भारत पाकिस्तान से मुतालबा कर रहा है। अमेरिका को ये पता है, वो इसमें इन्वॉल्व भी है कि जो रॉ पाकिस्तान में कर रहा है, स्पेशली बलूचिस्तान में। ये बात तो ईरान और हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो जड़ें हैं वो कहाँ तक जाती हैं, रूट काजेज कहाँ पर हैं, कौन दहशतगर्दों को फंडिंग कर रहा है, कौन हमारे कबायली इलाकों में पेनिट्रेट किए हुए है। इसका डोजरे पे मौजूद है, यूनाइटेड नेशन को दिया गया। सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूँ कि अमेरिका को यह नजर नहीं आता मणिपुर में जो फसादात हैं और जिस तरह भारत में एक आग लगी हुई है। अच्छा चलिए, भारत के जो अमेरिका के जो साबिक सदर हैं बराक ओबामा, उन्होंने भी अपना एक इंटरव्यू में कहा है कि मणिपुर में जो फसादात हैं और जो भारत में वो इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां देख रहे हैं, उनको भारत टूटता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय फौजी उनको भारतीय फौजी खुद खुदकुशियां कर रहे हैं और उनकी जो खवातीन हैं जो वहाँ पे ऑफिसर्स हैं उनके बयानात सबके सामने हैं। और फिर आप हरासमेंट का शिकार है। फिर मकबूजा कश्मीर में आप देखिए किस तरह भारत जो है वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और अभी तक इतनी फौज के बावजूद जो निहत्ते कश्मीरी हैं जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं उनके सामने सीना तान कर खड़े हैं, वहाँ उन्हें हजीमत का सामना हो रहा है। किस किस जगह पर भारत का मुंह काला हुआ है, मैं कहता हूँ कि फिर भी उन्हें शर्म नहीं आती। लेकिन ये जो अमेरिका और भारत का गठजोड़ है ये क्यों है मारिया, और क्यों पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ आप मजीद कार्रवाइयाँ करें? पाकिस्तान तो दहशतगर्दी के खिलाफ पहले दिन से और अब तक कार्रवाइयाँ करता चला आ रहा है। तो हम तो सॉवरन कंट्री हैं और हम तो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इसको एक्नॉलेज भी किया गया माजी में। लेकिन ये देखिए, चूँकि सेंट्रल एशिया जो है अब पावर शिफ्ट हो रही है अमेरिका से इस तरफ, और जो नए ब्लॉक्स बन रहे हैं उसकी असल तकलीफ अमेरिका और भारत को उसकी है। और बिल्कुल पाकिस्तान को अब दो टोक मौक़िफ़ इस मामले में लेना चाहिए। उन्हें चीन, रशिया और जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए। और अमेरिका के साथ बिल्कुल, अगर हमें ज़ाहिर उनसे ताल्लुकात तो रखने हैं, केस टू केस उन्हें डील कीजिए, उनको बिल्कुल एक हद तक रखना चाहिए। क्योंकि देखिए जो अमेरिका के इंटरेस्ट हैं वो भारत से जुड़े हुए हैं और भारत के अमेरिका से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान को अपने नेबर कंट्रीज खुसूसन चाइना के साथ ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ रशिया के साथ भी ताल्लुकात बेहतर किए जाएँ। देखिए अमेरिका और भारत अपने अगर इंटरेस्ट को वाच कर सकता है और अपने मफादात की खातिर वो एक पेज पर हैं, और जिस तरह ये इलामिया आया यही बड़ा मुज़ायका खेज़ है। कह कौन रहा है, कहाँ कह रहा है और क्यों कह रहा है? आपको याद होगा कि इसी मोदी को अमेरिका ने वीज़ा नहीं दिया था इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर। गुजरात में जो उन्होंने कत्ले आम किया था, अमेरिका को वो भूल गया और अब वही मोदी जो है उनकी आंखों का तारा बना हुआ है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल, हाफिज़।